नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीर अरोड़ा है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं तो बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बहुत सारे लोग इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, पर हम आज इसके बारे में कुछ बहुत सारे इसके मिथ्स को बस्ट करेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जागरूकता मिले। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व ऑफ द आई, जिसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। इस बीमारी में जो प्राइमरी दिक्कत होती है, जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, इसके अराउंड एक झिल्ली होती है, शीथ, नर्व शीथ बोलते हैं, उस पर कुछ एंटीबॉडीज अटैक कर जाती हैं। इसका कारण आमतौर पे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के तौर पे माना जाता है कि हमारे ही शरीर की अपनी इम्यूनिटी, जो हमारी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है, वही कई बार हमारे अपने शरीर के कई अंगों को अटैक कर जाती है। जैसे कि इस केस में वो उस नर्व शीथ या झिल्ली जो होती है उस पर अटैक करती है। उससे क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स की एक सिग्नल कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से ब्रेन की वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड की वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं, या आँख में सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हम इसको सिम्टम्स वाइज डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऐसी सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे किसी भी एक हाथ में सुनपन आ जाना, किसी एक हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाना, दोनों पैरों में कमज़ोरी आ जाना या सुनपन आ जाना, लैट्रिन पेशाब करना पता चलना, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, टांगों में अकड़न, हाथ में अकड़न, खाने पीना निगलने में दिक्कत होना, बैलेंस बनाने में दिक्कत होना। तो इस तरह से कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स के साथ ये प्रेजेंट कर सकती है। या फिर जैसे कि आँख की रोशनी चले जाना, कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हम इसको डायग्नोस करने के लिए हमें एक तो हिस्ट्री एक ज़रूरी होती है। इसमें आमतौर पे ज़्यादातर कुछ सिम्टम्स जो होते हैं कुछ दिनों में बढ़ के उसके बाद रुक जाते हैं, धीरे धीरे फिर वापस से कुछ रिकवर होना शुरू होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि सिम्टम काफ़ी हद तक वापस नॉर्मल रिकवरी की तरफ आ जाते हैं, पर कुछ केसेस में वो पूरी तरह से 100% रिकवरी नहीं आती है। अगर हमें इसे डायग्नोसिस के लिए हमें ब्रेन की MRI चाहिए होती है, साथ में हम इसमें स्पाइनल कॉर्ड की भी MRI करते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में, जैसे कि पर्टिकुलरली कभी किसी को फर्स्ट अटैक हुआ और हमें डायग्नोसिस के लिए चाहिए, तो हमें उसमें कई बार रीढ़ की हड्डी से पानी की जांच की ज़रूरत पड़ सकती है, और कई बार आँखों का एक टेस्ट होता है जिसे हम VEP टेस्ट बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। जब भी हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम ट्रीटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक तो होता है कि जब एक एक्यूट अटैक आता है। इससे पहले थोड़ी सी मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि इसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को 4 अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे RRMS बोलते हैं। ये इसकी सबसे कॉमन सब टाइप है। इसके अलावा एक सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, एक प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, एक प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। तो हम इस समय सिर्फ जो सबसे कॉमन टाइप है और जो सबसे ट्रीटेबल टाइप है, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके बारे में बात करते हैं। रिलैप्सिंग रिमिटिंग, जैसे कि इसके नाम में ही है, रिलैप्सिंग मतलब बार बार ये अटैक आ सकते हैं। रिमिटिंग मैंने वो अटैक कुछ हद तक वापस नॉर्मल भी ठीक भी हो जाते हैं। पर कई इस बीमारी की एक जो खास बात ये है कि हो सकता है एक अटैक और दूसरे अटैक के बीच में काफ़ी सारा टाइम लगे, लेकिन इन बिटवीन इन अटैक्स के बीच में एक डिसेबिलिटी इकट्ठी होती रहती है शरीर में। इसीलिए इसमें ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है कि ये डिसेबिलिटी इकट्ठी ना हो। तो 2 चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं हम इसमें। एक तो है एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट। जब भी मरीज़ को एक्यूट लक्षण आए, जैसे मान लीजिए आँख की रोशनी चली गई और मरीज़ आपके पास आता है, बोल रहा आँख की रोशनी नहीं आ रही वापस, तो उस समय हम इमीडिएट ट्रीटमेंट में उसको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं। आफ्टर डायग्नोजिंग कि पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं। अगर उसके बावजूद भी रोशनी में बहुत अच्छा रिकवरी नहीं होता है तो हम सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें दवाई का यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से अब दूसरा एस्पेक्ट आता है ट्रीटमेंट का, जिसमें हम रिपीटेड अटैक्स को रोकना चाहते हैं, जिसे हम प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कई अलग अलग तरह के दवाइयाँ हैं, जिसे हम डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी यानी कि DMT बोलते हैं। कुछ मेडिसिन इसमें ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि मुंह से खाई जा सकती हैं। कुछ मेडिसिन इसमें ऐसी हैं जो इंजेक्शन चमड़ी में लगाए जा सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो IV यानी कि कैनुला लगा के हम इंजेक्शन देते हैं। तो हर तरह की मोडेलिटी अवेलेबल है।
हमारे पास इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिजीज़ की सीवियरिटी कैसी है, वो एक बिनाइन कैटेगरी का मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या वो एक अग्रेसिव कैटेगरी का मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। उसके बिहाफ पे हम उसका जो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी का, वो डिसाइड करते हैं। कुछ चीज़ें और एज अ क्लोजिंग रिमार्क मैं बताना चाहूँगा इस बीमारी के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ट्रीटेबल बीमारी नहीं है, तो मैं उन लोगों को ये क्लियर कट एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये एक ट्रीटेबल बीमारी है अगर हम इसको टाइमली ट्रीट करें। हमारा ये मानना है कि टाइम इज़ ब्रेन, हम जितना जल्दी इंटरवीन करेंगे हम उतने अच्छे रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे। हमें एक चीज़ और जाननी है, ये कंटेजियस नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती है, ना ये बहुत ज़्यादा हेरिडिटरी है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलती है। कुछ और चीज़ें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन भी मरीज़ों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये बीमारी आपको ना तो काम करने से रोक सकती है, ना आपको बच्चा पैदा करने से रोक सकती है। आपकी लाइफ एक्टिविटी आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए। नमस्कार।